जैसा कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर एंजाइम। तो एंजाइम समझने से पहले क्या होता है, हम ये अगर ये समझ लें कि एंजाइम करता क्या है तो हमारे लिए डेफिनेशन खुद ही बनाना बहुत इजी हो जाएगा और खुद ही हम समझ लेंगे कि ये एंजाइम होता क्या है। तो एंजाइम करता क्या है, इससे पहले हम ये जान लेंगे हमारे जो बॉडी में है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या चीज़ है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी हम जब बैठ रहे हों, सो रहे हों या जाग रहे हों, घूम रहे हों, जिस भी स्टेट में होते हैं, तो हमारे जो बॉडी के अंदर है वो या तो चीज़ें टूट रही होती हैं जिसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है, या चीज़ें बन रही होती हैं जिसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कैटाबॉलिज्म है इसको कहते हैं टू ब्रेक, सही है। और अब ये जो एनाबॉलिज्म है टू क्रिएट। तो एनाबॉलिज्म है वो कहते हैं टू क्रिएट, टू फॉर्म, ये इस तरह का, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म यानी टूटना, एनाबॉलिज्म यानी बनना, ये दो एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी में चल रही होती हैं और इस पे काम कर रहा होता है हमारा एंजाइम। अब पता लग गया कि एंजाइम का काम क्या होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसको उसके ऊपर काम कर रहा होता है एंजाइम। अब एंजाइम उसके ऊपर तो काम कर रहा होता है, लेकिन क्या कर रहा होता है, वो उन एक्टिविटीज़ को बूस्ट करता है, उनकी स्पीड को बढ़ाता है। जैसे हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं, तो स्टार्च का एग्जांपल लेते हैं। स्टार्च जैसे होती है रोटी में, तो हमने नोट किया होगा कि जैसे जैसे हम रोटी खाते जाते हैं तो उसका जो टेस्ट है, जैसे ही चबाते जाते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो मीठा होता जाता है। अब वो जो टेस्ट मीठा होता जाता है वो कन्वर्ट हो रही होती है माल्टोज में। अब माल्टोज को, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए हमारा एक एंजाइम यूज़ होता है, उसको कहते हैं हम अमाइलेज। अमाइलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? सलाइवा में और पेंक्रियाटिक जूस में। अब आप नोट करें कि हम रोटी कितनी देर हमारे मुंह में रहती है तो उसका टेस्ट कितनी देर में मीठा हो जाता है। अब देखें कि ये किस तरह स्पीड अप करता है रिएक्शंस को। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, मसल कॉन्ट्रैक्शन कितनी फ़ौरन कर रहे होते हैं हम, बस ब्रेन से सिग्नल जाता है कि ये चीज़ उठानी है तो वो हमारे बाइसेप्स या जो मसल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारे बॉडी में जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होती है एनर्जी। अब जो एनर्जी है वो आती है बॉडी में एटीपी से। एटीपी जब कन्वर्ट होती है एडीपी और आर्गेन फॉस्फेट में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है जब, तो एनर्जी रिलीज़ होती है। अब जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो मसल यूज़ करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब देखिए ये प्रोसेस कितनी जल्दी हो रहा होता है। तो ये दो प्रोसेस एक एग्जांपल हैं कि किस तरह एंजाइम हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्पीड अप कर रहा होता है। तो अब डेफिनेशन इतनी मुश्किल नहीं रही। आप ये देख लें कि एंजाइम क्या चीज़ है। एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ठीक है। वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो प्रोटीन का बना हुआ होता है। अब जो यहाँ पे एक बात जो है वो ज़रूरी है नोट करनी, वो ये है कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन का तो बना हुआ होता है, लेकिन एक्सेप्ट आरएनए। आरएनए एक ऐसी चीज़ है जो नॉन प्रोटीन चीज़ है, लेकिन वो भी कभी कभी एक्ट एज एंजाइम करती है, जिसको हम कहते हैं राइबोजाइम, ठीक है। अब बात समझ आ गई कि राइबोजाइम क्या चीज़ है और एंजाइम क्या चीज़ है। यानी एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो प्रोटीन से बना हुआ होता है, लेकिन सिवाय आरएनए के जो भी हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में एज एंजाइम यूज़ हो रहा होता है, जिसको हम राइबोजाइम कहते हैं, ठीक है। तो अब सारी डेफिनेशन क्लियर होगी जो पीछे मैंने एक्सप्लेनेशन दी है कि एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो प्रोटीन से बना होता है एक्सेप्ट आरएनए, जिसको हम राइबोजाइम कहते हैं, दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट बीइंग यूज्ड अप। ये भी बात याद रखने वाली है कि वो खुद यूज़ नहीं हो रहे होते, लेकिन जो रिएक्शन होता है उसको स्पीड अप करवाते। तो ये रिमेन अनचेंज। ये आगे जाके हम एक करेक्टरिस्टिक जब देखेंगे तो उसमें ये चीज़ आएगी कि वो खुद यूज़ नहीं होते, लेकिन वो अनचेंज रहते हैं, लेकिन रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं जी। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एंजाइम के बैकग्राउंड की, कि एंजाइम का बैकग्राउंड क्या चीज़ है। तो एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिच विलियम कुन।
सही है। 1878 में ये एक स्टडी कर रहे थे डाइजेशन के ऊपर, कि डाइजेशन के अंदर ऐसी क्या सब्सटेंस है जो डाइजेशन के रिएक्शंस को स्पीड अप करवा रहा है। ठीक है, तो ये जब इस चीज़ को स्टडी कर रहे थे कि जैसे अब मैंने पीछे आपको बताया कि स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोज में, वो भी माउथ के अंदर, और कितनी जल्दी हो रहा होता है। तो ये इसकी स्टडी भी तकरीबन सेम ही थी फ्रेडरिच की, कि ये डाइजेशन के ऊपर काम कर रहा था कि डाइजेशन के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो रिएक्शंस को स्पीड अप करवा रहा होता है। तो ये इन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन तो करवा रहा है, लेकिन वो खुद उसका हिस्सा नहीं बन रहा। ठीक है, ब्रेक डाउन करवा रहा है लेकिन खुद उसका हिस्सा नहीं बन रहा। वही बात आ गई रिमेन अनयूज्ड और स्पीड अप द रिएक्शंस वाली, सारी डेफिनेशन वाली बात थी जो फ्रेडरिच विलियम ये स्टडी कर रहे थे। तो ये बात ना थोड़ी बुक में थोड़ी डिफ़िकल्ट करके लिखी हुई है, कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी। तो बस बात यही है कि जो फ्रेडरिच विलियम कुन है, आप ये भी याद ना रखें कि ये इन्होंने क्या किया था। बस ये मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि फ्रेडरिच विलियम कुन कर क्या रहे थे। तो बस इन्होंने स्टडी की थी, तो इनको जो है एंजाइम मिले थे वो यीस्ट में मिले थे, यीस्ट एक्सट्रैक्ट में। ठीक है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट में मिले थे, तो इन्होंने नाम रख लिया इन यीस्ट का, यानी एंजाइम इन। ये ग्रीक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें इन यूज़ होता है इन के लिए और जाइम यूज़ होता है यीस्ट के लिए। तो बस नाम ऐसे आ गया इसका, एंजाइम इन यीस्ट। ठीक है, ये इसकी फ्रेडरिच विलियम कुन। अब इस पे अक्सर जो हमारे MD कैट होता है या जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उस पर BCQs लगता ही लगता है कि भाई ये एंजाइम जो है वर्ड ये किसने दिया था, या ये जो नाम था वो किसने दिया था। वो फ्रेडरिच विलियम कुन है जो जिन्होंने 1878 में ये नाम सजेस्ट किया था। ठीक है, उसके बाद जो अब बात कर लेते हैं वो राइबोजाइम वाली। ठीक है, वो राइबोजाइम बहुत सारे स्टूडेंट क्या है वो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि राइबोजाइम क्या चीज़ है, तो ये आया कैसे। पहले जो एंजाइम की डेफिनेशन हुआ करती थी वो यही समझते थे कि भाई जो एंजाइम है वो प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। लेकिन दो साइंटिस्ट थे, थॉमस, इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है, सीक कोई कहते हैं कोई कुछ कहते हैं। तो थॉमस सीक थे और सिडनी अल्टमैन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्टडी कर रहे थे एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड, यानी ये सेल होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे जेनेटिक मटेरियल पड़े होते हैं। जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या चीज़ें हैं जो रिएक्शंस को स्पीड अप करवा रही हैं, यानी कॉन्सेप्ट वही एंजाइम वाला था। ठीक है, तो ये स्टडी कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर। तो इन्होंने देखा कि कुछ RNAs हैं, ठीक है, इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर यहाँ पर कुछ RNAs हैं जो रिएक्शंस को स्पीड अप करवा रही हैं। ठीक है, तो ये अच्छा, इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस डिस्कवरी की वजह से, क्योंकि ये एक बड़ी चीज़ थी कि हमें पता लगा कि एंजाइम सिर्फ प्रोटीन नहीं हैं लेकिन RNAs भी हैं, जिसको हम बाद में नाम दे दिया राइबोजाइम। ठीक है, तो ये इनकी सारी डिस्कवरी थी फ्रेडरिच विलियम कुन की और थॉमस और सिडनी अल्टमैन की, कि उन्होंने राइबोजाइम डिस्कवर किया था। कैसे किया था, वो स्टडी कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ पे कैसे स्पीड अप हो रहे हैं रिएक्शन। तो उनको कुछ RNAs मिली, तो इन बाद में जाके डेफिनेशन में चेंज हुई कि एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, लेकिन सिवाय RNA के जो राइबोजाइम्स होते हैं वो भी एक्ट एज एंजाइम करते हैं। तो ये दो बैकग्राउंड थे साइंटिफिक जो हमारे बुक में मेंशन्ड हैं। इसके बाद आते हैं करेक्टरिस्टिक्स। तो स्टूडेंट अब बात कर रहे हैं एंजाइम के करेक्टरिस्टिक की। बिल्कुल इजी है, बहुत से स्टूडेंट करेक्टरिस्टिक को समझने में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज हम इसको बिल्कुल इजी करके समझेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स एंजाइम के आखिर होते क्या क्या हैं।
तो जो मैं बुक से बाहर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल जो 11 करेक्टरिस्टिक बुक में बताए गए हैं उसी पे रहूँगा और उन्हीं को डिफ़ाइन करके आपके लिए मैं ईजी करूँगा। तो सबसे पहले जो उन्होंने करेक्टरिस्टिक बताया हुआ है वो ये बताया हुआ है कि जो एंजाइम हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल में। अब प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल क्या चीज़ है, यानी प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं लिविंग पार्ट ऑफ सेल को। लिविंग पार्ट ऑफ सेल, अब प्रोटोप्लाज्म में जो, बस ये याद रख लें, दो चीज़ें आती हैं। एक हमारा आता है साइटोप्लाज्म और दूसरा आता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब समझना बिल्कुल इजी है कि जो एंजाइम है वो बनता है सेल के अंदर। ठीक है, बस इतना याद रखें। अब सेल में कुछ और चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ये बनता है प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के जो लिविंग पार्ट ऑफ सेल है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। बस ये भी याद रखना काफ़ी है कि ये सेल में बनते हैं। ठीक है, अब दूसरे करेक्टरिस्टिक पे आते हैं। जो एंजाइम हैं वो मोस्टली प्रोटीन्स हैं और या फिर वो आरएनए हैं। ठीक है, अब आरएनए होगा तो हम इसको कहेंगे राइबोजाइम। जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं वही डेफिनेशन, फिर वही साइंटिस्ट की बात हुई। तो एंजाइम जो है या तो प्रोटीन है या फिर वो आरएनए है जिसको हम राइबोजाइम कहेंगे। अब यहाँ पे जो एक चीज़ याद रखने वाली है वो है प्रोटीन की, कि वो कौन सी प्रोटीन है, वो है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या चीज़ है, यानी प्रोटीन के भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कुछ लीनियर होती हैं, कुछ ग्लोब्यूलर होती हैं, कुछ जो हम पीछे मॉलिक्यूल्स में, बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ रहे हैं कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। तो उनमें से ये जो एंजाइम है वो होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब ग्लोब्यूलर जो प्रोटीन होती हैं उनको हम 3D प्रोटीन कहते हैं, यानी ये 3 डायमेंशनल होते हैं। अब जो हैंड है, देखें हैंड है, ये भी 3 डायमेंशनल है। ये यहाँ से भी है, यहाँ से भी नज़र आएगा, और इसकी जो है वो यानी 3 साइड होती हैं, उसको हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल। यानी एंजाइम जो है वो ग्लोब्यूलर 3D प्रोटीन से बना हुआ होता है, या फिर वो राइबोजाइम होता है यानी आरएनए होता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा डिफाइन किया हुआ है करेक्टरिस्टिक वो ये है, दे मे बी ओनली प्रोटीन, या तो वो सिर्फ प्रोटीन है या तो उनमें कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट ऐड होगा। ठीक है, अब बिलफर्ज देख लें, फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है। ठीक है, या तो अब ये कंप्लीट प्रोटीन का है, सही है, या तो ये इस तरह होगा कि इसमें ये एंजाइम है, ये प्रोटीन है, या तो इस तरह होगा इसमें कुछ एक ऐसी चीज़ एडेड होगी जो नॉन प्रोटीन होगी। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई आयन हो सकता है, कोई साल्ट हो सकता है, वो कोई यानी, अच्छा इसमें यहाँ आप कंफ्यूज ना हो, ये नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम जो है वो स्ट्रक्चर में क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। बस आप यहाँ पे इतना याद रख लें कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन का भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का भी हो सकता है, या उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको छोड़ दें, क्योंकि स्ट्रक्चर में हम जब कोफैक्टर पढ़ेंगे तो ये वाली पॉइंट क्लियर हो जाएगी हमारी। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ जो बता रहा है वो बता रहा है कि एंजाइम या तो एंडो होंगे या एक्सो होंगे। अब एंडो और एक्सो का ये सिनेरियो है कि जब एंजाइम है, या तो जिस सेल में ये सेल है, अब ये इस सेल में एंजाइम बना है, तो ये अगर इसी में ही काम कर रहा है तो ये हो गया एंडो एंजाइम। अगर ये इस सेल में बन रहा है, ठीक है, बिलफर्ज ये इस सेल में बना, ये इस सेल में बना, लेकिन ये जाके दूसरे जाके सेल में काम कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे एक्सो एंजाइम। ठीक है, बात वही है कि बनता सेल में है, अगर वो उसी सेल में काम कर रहा है तो वो एंडो एंजाइम है, अगर वो दूसरे सेल में जाके काम कर रहा है तो वो एक्सो एंजाइम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे चलते हैं कि स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन। अब ये दूसरा जो करेक्टरिस्टिक बताया हुआ है वो नेचर और फंक्शन की स्पेसिफिसिटी बताइए, कि जो नेचर है वो इस तरह होती है कि वो एक ही चीज़ पे काम कर रहे होते हैं। यानी जो पीछे मैंने बताया, जो एंजाइम हम एग्जांपल लेते हैं, अमाइलेज का पीछे एग्जांपल लिया, तो वो अमाइलेज स्टार्च पर ही जाके रिएक्ट करेगा, उसको उसके ही रिएक्शन को जाके स्पीड अप करवाएगा। अब हम प्रोटीन खाएंगे तो वो प्रोटीन पे अटैच नहीं होगा, वो सिर्फ
स्टार्च पे जाके अटैच होगा। ये उसकी नेचर है कि यानी वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे जाके काम करता है। ठीक है, अब नेचर हो गई क्लियर, तो हम फंक्शन पे आते हैं कि फंक्शन ये है कि उसका फंक्शन भी स्पेसिफिक होता है। यानी कुछ एंजाइम होते हैं जो एनाबॉलिक होते हैं, जो पीछे मैंने बताया, यानी चीज़ों को बिल्ड करते हैं, फॉर्म, क्रिएट, बिल्ड, ये सारी, ठीक है, जो चीज़ों को बिल्ड करते हैं एनाबॉलिक एंजाइम। कुछ होते हैं जो चीज़ों को ब्रेक करते हैं, जिसको हम कैटाबॉलिक एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक को आप छोड़ दें, आप ये बस याद रख लेंगे कुछ एंजाइम होते हैं जो बिल्डिंग करवाते हैं, कुछ चीज़ें बनवाते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं चीज़ें ब्रेक करवाते हैं, और कुछ एंजाइम होते हैं जो चीज़ों को चेंज करवाते हैं, यानी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट करवाते हैं, उसको हम कहते हैं वो एंजाइम जो चेंज करवाते हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिक नेचर समझ आ गई कि यानी एक ही चीज़ पर काम करते हैं, और फंक्शन ये है कि या तो वो तोड़ते हैं या फिर वो बनाते हैं, या फिर वो तोड़ते हैं या उसको चेंज करते हैं। ये उसके फंक्शंस हैं, यानी ये भी स्पेसिफिक होते हैं। जो एंजाइम बनाने वाला होगा वो तोड़ेगा नहीं, जो तोड़ने वाला होगा वो बनाएगा नहीं। इस तरह उसके फंक्शन भी स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद अब जो चीज़ आती है, यानी वो साइज़ की बात बता रहा है कि वो सबस्ट्रेट से हमेशा बड़े होंगे। यानी अगर ये सबस्ट्रेट है तो एंजाइम इतना होगा, ठीक है, अगर इतना सबस्ट्रेट है तो एंजाइम और बड़ा होगा। यानी हमेशा अपने सबस्ट्रेट कहते हैं वो चीज़ जिस पे एंजाइम जाके अटैच हो। ठीक है, उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। जैसे पीछे हमने स्टार्च और एटीपी का, एटीपी को जो अटैच होगा तो वो सबस्ट्रेट हो जाएगी, एटीपी स्टार्च सबस्ट्रेट है, उस पर जो अमाइलेज है वो एंजाइम लग रहा है। तो इसी तरह जो सबस्ट्रेट है उस पर जो एंजाइम लग रहा है वो हमेशा उससे बड़ा होगा। ठीक है, एक ये चीज़ सिंपल सी बात बताई गई। उसके बाद दे हैव एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट क्या चीज़ है, अब ये देखें, ये डायग्राम थोड़ा अच्छा बना हुआ। तो हमेशा एंजाइम में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट अटैच होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट जहाँ आके लगता है उस साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, समझ आ गई कि एंजाइम के अंदर एक जगह होती है जहाँ जाके सबस्ट्रेट लगता है, उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। बस इतनी सी बात है एक्टिव साइट को याद करने के लिए। अब एक्टिवेटर और इनहिबिटर वाली बात बताइए। एक्टिवेटर ये चीज़ है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करें, वो एक्टिवेटर हैं। ठीक है, और जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकें, स्टॉप करें, वो इनहिबिटर हैं। ठीक है, अब इस तरह के देखें, एक्टिवेटर इस तरह कुछ आयन होती है, कुछ वाइटामिन्स के कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, वो जाके जब एंजाइम पे लगते हैं तो वो फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, वो एंजाइम अपना जो काम है वो शुरू कर देता है। और कुछ इनहिबिटर होते हैं, वो इस तरह के, जैसे अब देखें कि जो काम कर रहा था, अब माल्टोज़ का देख लें कि माल्टोज़ बहुत ज़्यादा है, हो गई है उधर एक जगह पे, तो वो जो एंजाइम होगा वो दूसरी माल्टोज़ क्रिएट नहीं करवाएगा, जितनी नीड होगी उतनी ही कन्वर्ट करवाएगा। ठीक है, तो यानी अब इनहिबिटर्स भी बहुत सारे होते हैं, उसमें हमारी कंसंट्रेशन आ गई। ठीक है, अब कंसंट्रेशन किस चीज़ की, एंजाइम की अपनी कंसंट्रेशन हो गई, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हो गई, जो अब मैंने स्टार्च वाला, जो माल्टोज़ वाला मैंने डिफ़ाइन किया, वो चीज़ हो गई। उसके अलावा जो फीडबैक होता है इसको, अच्छा, ये फीडबैक में हम जो है वो देख लेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, बस आप ये याद रखें कि एंजाइम के एक्टिवेटर्स भी होते हैं, एंजाइम के इनहिबिटर्स भी होते हैं। उसके अलावा जो सेकंड लास्ट उन्होंने बताया कि वो सेंसिटिव होते हैं। अब सेंसिटिव में क्या चीज़ आती है, सेंसिटिविटी में ये चीज़ आती है कि वो एक मखसूस पीएच, अच्छा बस ये वो मखसूस एनवायरनमेंट में काम करते हैं। ठीक है, वो मखसूस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जैसे पीएच हो गई या टेम्परेचर हो गया। ठीक है, अब कुछ एंजाइम है, मैं पीएच का सिर्फ आपको एग्जांपल बताऊंगा कि पीएच इस तरह के, अब देखें जो अमाइलेज एंजाइम है माउथ में, वो जब स्टमक में जाता है तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है। अब वो स्टमक में जाके डीएक्टिवेट क्यों होता है, क्योंकि जो माउथ की पीएच है वो होती है
तकरीबन वो हमारी होती है, अच्छा ये बेसिक होती है वो, ठीक है। और जो हमारे स्टमक की पीएच होती है वो एसिडिक होती है, क्योंकि HCl वहाँ प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से वो बेसिक जो इन्वायरमेंट में काम करने वाला एंजाइम होगा, वो जब एसिडिक में जाएगा तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो समझ आ गई कि किस तरह वो सेंसिटिव होते हैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट बताइए वही डेफिनेशन वाली कि भाई रिमेन अनचेंज, यानी रिएक्शन तो करवाते हैं लेकिन उस रिएक्शन में इन पर कोई असर नहीं होता, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं, ठीक है। यानी यू खुद इस्तेमाल नहीं होते, कोई इन पे असर नहीं होता, रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं लेकिन ये खुद इन पर कोई चेंज नहीं आती, ये बिल्कुल सेम रहते हैं। ये 11 करेक्टरिस्टिक 11 करेक्टरिस्टिक बुक में डिफ़ाइन किए गए हैं। होपफुली आप को मैंने इजी करके समझाया होगा। तो यहाँ पर हमारे सारे करेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम पे, जहाँ पे हम ये वाली नॉन प्रोटीन पार्ट वाली जो बात है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।